नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ा और एक अन्य टॉपिक अतिचालकता पढ़ा। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन वाले बच्चों को तो सभी टॉपिक पढ़ने, लेकिन ये वीडियो वह बच्चे भी देख रहे हैं जो 12th रनिंग यानी 12th को में अपीयर हैं, ठीक है। जब तो सब मैंने आपको बताया था कि ताप के प्रभाव वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो या तो टॉपिक आ सकता है, टॉपिक में मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया चालक पर ताप का प्रभाव या धातु पर ताप का प्रभाव, ध्यान रखिए, या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्रिएट हो सकता है। तो हमने सब जो ताप के प्रभाव के दो फॉर्मूले दर्शाए थे कल, एक तो था R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले में T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R2 था। एक और फॉर्मूला था, वो था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। सेकेंड वाला फॉर्मूले का यूज आप तब कर पाओगे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दे रखा हो। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है और किसी ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT है। दोनों फॉर्मूले एक ही, दोनों ताप के प्रभाव के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में ज्यादा क्या पूछेगा, या तो ताप देकर प्रतिरोध पूछ लेगा, या ताप पूछ लेगा, या इसके अलावा अल्फा पूछ लेगा। तो इसमें से आप 2-3 संभावनाएं बनती, इससे मैं 2-3 आपको इसके सैंपल न्यूमेरिकल दे देता हूं जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। सब तो सब अब अपन ताप के प्रभाव के न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। पहला न्यूमेरिकल इसमें आ रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो वह ताप बताओ जबकि प्रतिरोध 117 ओम हो जाए, अल्फा का मान 1.7 इंटू 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सब पहला ताप तो इसने बताया T1, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर साहब। इस पर अपने को प्रतिरोध बता दिया 100 ओम। अब ये कह रहा है वह ताप T2 बताइए जिस पर प्रतिरोध कितना हो जाए, 117 ओम हो जाए, जबकि अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब न्यूमेरिकल का अरेंजमेंट है जो अपने को दे रखा है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अब इस समय ये फॉर्मूला आपके काम का है। अपने को टेम्परेचर बताना है, तो आप वो फॉर्मूला उठा लो, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें जब आप T2 माइनस T1 को आइसोलेट करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। इसी से लिखाइए, इसी को सेपरेशन करोगे तो T2 माइनस T1 का ये वैल्यू आएगा, यानी T2 माइनस T1 R2 117 R1 100 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ अल्फा 1.7 इंटू 10 की पावर -4। T1 का वैल्यू अपन बाद में रख देंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका बचता है 17, यहां अपन देखें तो 1.7 और ये 10 की पावर 2, इसको मर्ज कर दे इसमें तो -2 रह जाएगी, ये सब 10 है ना। नीचे 10 की पावर -2 है, ऊपर जाती है पावर तो हो जाएगा
1000 मतलब 10 की पावर 3। अब सब क्योंकि T1 की वैल्यू दिखाई रखी है, तो क्योंकि T2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1000, इसलिए T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सब इसने सीधा सीधा अपन से क्वेश्चन किया था कि सब 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 100 ओम है, वह ताप बताओ जिस पर प्रतिरोध 117 ओम हो जाए। अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है ना। अब देखो क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे साहब वह ताप बताओ जिस पर प्रतिरोध 10% बढ़ जाए, या वह ताप बताओ जिस पर प्रतिरोध 10% घट जाए। तो कहने का मतलब सवाल प्रतिशत की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो चीज है वो आपको दिखा दी गई है, ठीक है साहब। अब सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया अपन ने, सेकंड क्वेश्चन अपना है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 2.7 ओम है। तो क्या क्या दे रखा है सब अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर अपने को रेजिस्टेंस इसने बताया है 2.1 ओम। क्लियर सर। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर ये रेजिस्टेंस कहता है R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम। स्वाभाविक है, T1 दे दिया, T2 दे दिया, R1 दे दिया, R2 दे दिया, अल्फा ही पूछेगा। तो ये पूछ भी यही रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बताइए, है ना, अल्फा बताइए, ठीक है सब। अल्फा कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैं शुरू में लिख ही चुका हूं, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर सब। अब इससे आप अल्फा को सेपरेट करोगे तो अल्फा बराबर ये आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, है ना। अभी जैसे आपने पिछला सेपरेशन देखा ही होगा, पिछले सेपरेशन में आप यहां से देख लो, मैं अल्फा इधर ले गया तो ये T2 माइनस T1 उधर शिफ्ट हो गया, है ना। तो लास्ट सेपरेशन में यही चीज है, उससे भी हम जान सकते हैं। वैल्यू पुट करो सब, अल्फा R2 यानी 2.7, R1 यानी 2.1, R1 अगेन ये 2.1 एंड T2 माइनस T1, T2 100 है और T1 27.5 है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। क्लियर। इसको सब कैलकुलेट कर देते हैं, ज्यादा मैंने आपको कह दिया कि क्विक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार, तो मैं जहां तक हो रही है वहां तक करके दिखाता हूं आपको। ये सब 0.6 है ना, ये 2.1। क्लियर। इधर देखें अपन तो ये आता है 72.5। अब ये मेरे हिसाब से आता है जो मैं क्विकली कर रहा हूं, है ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आ रहा है ना। तो ये आ रहा है 72.5। 0.3 से अगर कैंसिल करें तो ये 6/21 है, 6/21 है तो 3 से ये 2 बार और 3 से ये 7 टाइम्स, यानी ये अपने पास बचता है 2 अपॉन, पावर वगैरह नहीं बच रही है ना, 2/7 इंटू 72.5।
अब इसको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करोगे, भाई कैलकुलेशन में कहीं भी कोई मिस्टेक हो वो आपको चेक करना है। मेरा काम है आपको फॉर्मूले का सुझाव देना और संबंधित बात करना। बाकी तो मैंने ये सब आपको रख के दिखाई दिया। तो अब सब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो किसकी आ जाएगी, सब अल्फा की वैल्यू। तो इसको मैं कैलकुलेशन को यहीं छोड़ देता हूं, है ना। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। ये सब प्रतिरोध के सवाल का दूसरा प्रकार, या ये दूसरा तरीका अपन ने दिया प्रतिरोध के सवाल का, है ना। अब आ जाइए सब एक सवाल और, है ना, छोटा सा सवाल। प्रतिरोध के लिमिटेड ही सवाल हमें लेने हैं, वो ही अपन ले रहे हैं। ये सब छोटा सा सवाल है, किस ताप पर तांबा यानी कॉपर का प्रतिरोध उसी के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा, जबकि अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बात को सुन ले सब ध्यान से। ये कह रहा है वह ताप बताओ, यानी किस ताप पर कॉपर का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी के प्रतिरोध का दुगना हो जाए, है ना। वह ताप आपको बताना, जबकि अल्फा बराबर ये दे रखा है। तो सब यदि वह ताप कितना मान लूं मैं, T डिग्री सेंटीग्रेड, यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ऐसा अपन ने मान लिया। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले दर्शाई रखे हैं। अब ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा, वह ताप बताओ जिस पर प्रतिरोध RT 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 का दुगना हो। तो मैंने इस क्वेश्चन में यही मेंशन किया कि T डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जिस पर प्रतिरोध RT 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का दुगना। अब RT की जगह कितना लिख दो, 2R0, है। इधर R0 1 प्लस अल्फा T, ये सब R0 वाला फॉर्मूला यहां काम आ गया। तो कहने का मतलब अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। अब डिपेंड करता है, अगर ये इस टाइप के सवाल आते हैं छोटे, तो इसमें R0 वाला आ जाएगा। ये 0 डिग्री पे दे रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अदरवाइज अल्टीमेट फॉर्मूला ये तो है ही सही, है ना। क्लियर। R0 कैंसिल बाय R0, यानी अल्फा T, और ये 1 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी T बराबर, सॉरी अपने को टेम्परेचर पूछा है, यानी T इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। तो T, ये 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, 1000 अपॉन 4, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जिस पर तांबे का प्रतिरोध उसी के 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो सब ताप का प्रभाव, ये तीसरा फेज था प्रतिरोध का, है ना। R बराबर V अपॉन I, दैट इज ओम्स लॉ। R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर ए टो बार, तो ये बेसिक। R बराबर रो L अपॉन ए, इस पर न्यूमेरिकल किया, इसको फर्स्ट फेज कहा। इसके बाद कलर कोडिंग वगैरह, अनोमीय ओमीय परिपथ वगैरह, इसको सेकंड फेज कहा। फिर थर्ड फेज अपन ने कहा ताप के प्रभाव को। क्लियर। अब सब प्रतिरोध से संबंधित बातों को थोड़ा सा विराम दिया जाएगा, क्योंकि सेल पढ़ना है। सेल पढ़ने के बाद प्रतिरोध पढ़ेंगे तो कंप्लीट सर्किट हमारे काबू में होगा। या फिर अपन देख लेते हैं कि पहले प्रतिरोध पढ़े, सेल बाद में पढ़ लें। यह डिसीजन लेना मेरा काम है,
लेकिन मैं यही चाहता हूं कि सेल वगैरह कंप्लीट करके फिर वापस रेजिस्टेंस की तरफ आए, यानी प्रतिरोध की तरफ चलें। वो ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम प्रतिरोध को 3 फेज में रोक रहे हैं। प्रतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ, प्रतिरोध से संबंधित बातें तो अभी जारी रहेंगी, है ना। बस ये है कि हमने प्रतिरोध को अभी विराम दे दिया है। अब प्रतिरोध को विराम देकर ऐसे छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं जो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकते थे, उनको अपन अब डाल रहे हैं। एक तो विद्युत ऊर्जा और एक विद्युत शक्ति। ये टॉपिक यहां इतने काम नहीं आते, ये टॉपिक लास्ट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर वगैरह में जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे समझो आप कि जब हम विद्युत धारा पढ़ते हैं तो विद्युत धारा पढ़ने के बाद विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी पढ़ना पड़ता है, ये केमिस्ट्री में शिफ्ट हो गया। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ना पड़ता है, वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। जो पढ़ाने जा रहा हूं वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही है। तीसरा पढ़ना पड़ता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो अगले चैप्टर का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो सब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये एक छोटा सा सेगमेंट लिया जा रहा है प्रतिरोध को विराम देकर, है ना। तो सब अब आ जाओ विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, ऊष्मीय प्रभाव। इसके अंतर्गत 2 टॉपिक लिए जाएंगे, है ना। तो सब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसमें पहला टॉपिक है साहब विद्युत ऊर्जा। क्लियर? किससे कहते हैं विद्युत ऊर्जा? तो किसी परिपथ या चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए या धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा स्रोत जैसे बैटरी द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार और परिभाषा समझ लीजिए। विद्युत परिपथ या किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए या धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो कहने का मतलब हमें सेल या ऊर्जा स्रोत द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है, उस कार्य को ही क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। चलो सब, ये एक चालक है जिसमें अपन ने बिंदु A व B के मध्य प्रतिरोध दिखा दिया R। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है कैपिटल V और V विभवांतर पर प्रवाहित धारा I है। तो सब कैपिटल R प्रतिरोध के सिरों पर V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित करने के लिए यदि स्रोत स्मॉल t समय में आवेश Q प्रवाहित करता है तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य, स्रोत द्वारा कार्य यानी इसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा, है ना। W बराबर ये हो गया सब W बराबर QV। मैंने आपसे कह रखा है कि कार्य की गणना इस चैप्टर में जब भी की जाएगी वह विभव विभवांतर के सूत्र से ही की जाएगी। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें। W अपॉन Q बराबर V तो W बराबर QV। अब सब क्योंकि Q बराबर अपन लिख सकते हैं I इंटू टी, I बराबर Q अपॉन टी होता है ना। तो Q बराबर मैंने लिख दिया I इंटू टी।
इसलिए विद्युत ऊर्जा W इज इक्वल टू, क्यू की जगह IT रख दो तो ये आ गया VIT। ये सब विद्युत ऊर्जा, या यूं कह दो कि चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए या प्रवाहित धारा को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य। इसका मात्रक जूल है, क्लियर है ना साहब? ये मात्रक लिख देता हूं। अब इस कार्य की अगर आपसे मान लो कोई कैलकुलेशन कराता है तो जरूरी तो है नहीं कि वो विभवांतर, धारा और समय दे। विभवांतर और प्रतिरोध भी हो सकता है, धारा और प्रतिरोध भी हो सकता है। तो स्वाभाविक है इस से अन्य रूप बनाए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर मैं V को हटा के ये लिखूं, क्योंकि V बराबर IR, V की जगह आप IR लिख दो, तो विद्युत ऊर्जा का सेकंड शेप आ जाएगा I² RT। ये भी वही विद्युत ऊर्जा ही है, ये उसी का दूसरा रूप है। अब आपको I की फॉर्म में मिल गया, V की फॉर्म में मिल गया, ये I की फॉर्म में, ये V की फॉर्म में, है ना। अब केवल आपको चाहिए कि V और R ही आवे, I नहीं आए, तो सब I को गायब कर दो, I बराबर V/R। I की जगह आप V/R रखोगे तो V²/R, तो ये आ जाएगा, एक और नया शेप आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू V²/R इंटू T। क्लियर सब? तो कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा थर्ड है ना, विद्युत ऊर्जा के, अब आप सीधा सीधा या तो W बराबर VIT से कैलकुलेट कर लो, या फिर आप समझ लो तीन रूप, ऐसा समझ लो, है ना। अब विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है, मात्रक इसका जूल ही है, लेकिन यहां पर सर्किट में या सप्लाई के समय जब आप जूल का परिभाषा देते हो तो अलग हो जाती है। कैसे साहब? देखो, यदि V बराबर 1 वोल्ट व I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकेंड, V का मान आपने 1 वोल्ट रख दिया, I का मान आपने 1 एम्पियर रख दिया, T का मान 1 सेकेंड रख दिया, तो सब फर्स्ट से W इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 जूल, यानी 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो स्रोत द्वारा किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब बड़ा अंतर आता है। इससे थोड़ा सा इसमें डेप्थ ले लेता हूं हल्की सी। आप 11th को याद करो, है ना, वहां आपने कार्य का मात्रक जूल बोला, तो वहां आप कहते थे यदि 1 न्यूटन बल वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो बल द्वारा किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं। ये मैकेनिकल, यांत्रिकी में। और आज आप उसी चीज को पढ़ रहे हो विद्युत ऊर्जा में। यहां पे कह रहे हो 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो स्रोत द्वारा किए गए कार्य को 1 जूल कहते हैं। यानी वास्तव में, ठीक है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता एक और है। यह आपको यूं समझाना चाहता है कि बल द्वारा जैसे कार्य होते हैं जो आपने 11 में पढ़े, वही कार्य विद्युत ऊर्जा भी करती है। जो बल करता है, यहां पे सेल बैटरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह आपको यह भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो मैकेनिकल में होता है उसको करने के अन्य तरीके भी हैं। यही वो चीज अपन ने स्रोत से करवा ली। क्लियर? आप पंखा जलते हो,
हवा आती है, ठंडक मिलती है, ये यांत्रिक ऊर्जा। अब आपने घर में सीलिंग फैन लगा रहा है तो आप बटन दबाते हो, वही हवा आती है, वही ठंडक मिलती है। ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू यांत्रिक ऊर्जा है ना। तो यहां पर ये यही बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो वहां भी बल द्वारा है, कार्य तो कार्य है, यहां वही कार्य स्रोत द्वारा है ना। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक वही रहेगा अर्ग, दोनों का संबंध क्लियर है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब एक बात को ध्यान से सुनना है ना, या विशेष रूप से मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, पेन भी चेंज करता हूं और ये ध्यान भी रखने है ना। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्यावसायिक मात्रक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना। इससे आप BOTU बोल सकते हैं या BTU बोल सकते हैं। इसे आप किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं, और इसे ही आप जब मीटर से बिजली का बिल आता है तो क्या कहते हैं, यूनिट। तो सब है तो वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है कि साहब विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बताइए, तो आप अगर फुल पूछे, फुल फ्लेश, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इन शॉर्ट अपन कहते हैं बोटू या BTU। उसका दूसरा नाम किलोवाट घंटा भी है, और तीसरा नाम उसको सिंपली हम यूनिट भी बोल देते हैं। हमारे बिजली का बिल इसी फॉर्म में आता है। कुछ भी बोलो सब, चाहे आप बोलो 1 BTU बोलो, चाहे आप बोलो 1 BOTU बोलो, चाहे आप बोलो 1 किलो वाट घंटा, चाहे बोलो 1 यूनिट, सभी बराबर हैं। और ये सब किसके बराबर हैं, ये सब हैं जिसके बराबर वो यहां लिख देता हूं 3.6 × 10⁻6 जूल के। दोबारा ध्यान से समझ लेना, यह स्पेस लिमिटेड थी मेरे पास, लेकिन ये भी पूछ लेते हैं, 12th क्लास में पूछा गया है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर लिखोगे आप, 3.6 × 10⁻6। या आप सोचते 1 BTU बराबर, 1 BTU का मतलब वही 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। तो सब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। स्पेस कम थी, इससे मैं बस तुरंत समझा देता हूं। ये व्यावसायिक मात्रक है, इसको बोलने में इसके खूब सारे नाम है, सब एक ही है। 1 बोटू कहो, 1 BTU कहो, 1 किलोवाट घंटा कहो, 1 यूनिट कहो, ये कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब सब अपन तो क्या पढ़ने निकले, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो साहब अब उस ओर चलते हैं अपन। पहले यहीं इसको बोर्ड को ठहराए रखता हूं मैं। जब हम किसी चालक को, परिपथ को ऊर्जा देते हैं या आपके दो विभवांतर आरोपित करते हैं, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होता है। जैसा इस चैप्टर के शुरू में आपको मैकेनिज्म समझाया गया था कि धारा कैसे बहती है। तो जैसे आप विभवांतर आरोपित करते हो या चालक को ऊर्जा देते हो, देखो विभवांतर आरोपित करना, विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, बैटरी लगाना और ऊर्जा देना, ये चारों बातें एक ही है ना, इनमें भेद नहीं है। बस कब क्या बोल दें उस हिसाब से। तो जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे सिरे की ओर गमन करता है। ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से भी टकराता है और अन्य इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है।
इस टक्कर से ये अर्जित गति ऊर्जा को खो देता है। ये अर्जित गति ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है चालक से, फलस्वरूप चालक गर्म हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो धनायनों से टकरा रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को खोते हैं और यह गति ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, फलस्वरूप चालक गर्म हो जाता है। यदि उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत अधिक हो तो यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होगी। जैसे आग लगती है ना, आग लगती है तो ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा भी है और प्रकाश भी है ना। तो अगर ऊष्मीय ऊर्जा का मान अधिक हो तो स्वाभाविक है फिर प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है, या ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी प्रकट हो सकती है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो मैंने स्टेटमेंट बोला। बल्ब है, हीटर है, गीजर है, कपड़ों पे प्रेस करने वाली आयरन है, चाय बनाने वाली केटली है, और भी जहां बिजली से आप प्रकाश प्राप्त करते हो या बिजली से आप गर्मी प्राप्त करते हो, वो सभी संयंत्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित संयंत्र हैं। अब सब आपको यही चीज मैथमेटिकली प्रूव करनी है, अश्योर करना है कि वास्तव में धारा के प्रवाह से ऊष्मा का उत्पादन होगा ही। इस एश्योरेंस के लिए हम जूल के नियम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब साहब ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि वहां जो कहा जा रहा है वो सही है। तो साहब जूल के नियम से, है ना, जूल के नियम से W बराबर JH, यानी J इज इक्वल टू W अपॉन H। J यहां पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को। व्हाट इज J? J यहां पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जो ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, या उसके द्वारा कर देते हैं, है ना। दोबारा एक बार समझा देता हूं। J यहां पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, यह कोई कांस्टेंट नहीं है, यह एक रूपांतरण गुणांक है जो कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में रूपांतरण करने के काम आता है ना साहब। अब क्लियर होगी बात। J की एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 4.18, और अपन जो राउंड फिगर लिखते हैं वो 4.2 लिख देते हैं। मात्रक यहां से दिखी जाएगा आपको, जूल प्रति कैलोरी, है ना। ये जूल प्रति कैलोरी। तो सब ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया जूल का नियम, जो 11 में थोड़े बहुत में पढ़ा था। अतः धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा, अब अपन आगे मेन बात पर, यह प्रूव होते ही फिर आपको हीटर गीजर की मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो साहब धारा के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा H इज इक्वल टू W अपॉन J। विद्युत ऊर्जा आपने 2-3 रूपों में ले रखी। ये देखो, ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है ना। आप कोई सा भी रूप उठा सकते हो, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है ना। मैं सेकंड वाला उठा लेता हूं, ये वाला, है ना। तो सब W का मान रख दें। ये सब W का मान मैंने रख दिया I² RT। J की वैल्यू 4.18, है ना। यानी H इज इक्वल टू, एक में 4 इसका भाग देंगे तो ये 0.239 आएगा I² RT, यानी सीधे सीधे H इज प्रोपोर्शनल टू I² RT। अब सब
मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप भी समझते हैं कि अगर धारा का प्रवाह होगा तो ऊष्मा के उत्पन्न होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो सब अब क्लियर है। अब उत्पन्न ऊष्मा नंबर 1 धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। नंबर 2 उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। नंबर 3 धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो कहने का मतलब अब आपको मेरे को बल्ब क्या है, हीटर क्या है, गीजर क्या है, कैसे पानी गर्म हो जाता है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। बस अब आप समझ लो कि साहब अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई वायर में करोगे तो हीट जनरेट होगी ही। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। और उसी के उदाहरण है जहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, वो हीटर गीजर वगैरह ये। तो हीटर गीजर वगैरह से हम पानी को गर्म करते हैं, उनका यूज एक अलग तरीके से करते हैं, वो भी हमारे प्रॉफिट में यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनसे हमें कोई लॉस हो रहा है, ठीक है सर। तो लॉस नहीं हो रहा, वो भी हमारा एक प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है सर। तो ये सब आपके सामने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्लियर हो गया, है ना सर।